अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं हमजा तारड़। मेरे साथ मौजूद हैं राना मोहम्मद अजीम साहब और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर साहब। नाजरीन, आज खैबर पख्तूनख्वा में एक बाज़ाब्ता पहला जो इजलास है उसकी सदारत की है वज़ीर आला KP ने। उसमें बड़े अहम फैसले किए गए हैं। काबीना तो नहीं थी क्योंकि काबीना अभी तक मौजूद ही नहीं है। IG पुलिस थे, ब्यूरोक्रेसी थी, उनको कई ऑर्डर्स जारी किए गए और कई ऐलानात उनकी जानिब से किए गए हैं। प्ले ग्राउंड्स का जो है वो ऐलान है, उसमें यूनिवर्सिटी का ऐलान है, मुख्तलिफ ऐलानात हैं। और एक और फैसला जो उस हवाले से किया गया है वो ये है कि जिन अफसरान ने, सरकारी मुलाजमीन ने 8 फरवरी के इलेक्शन में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुताबिक या फिर वज़ीर आला KP के मुताबिक अवामी मैंडेट जो है उसकी चोरी रोकने की कोशिश नहीं की है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में करारदाद जो है वो पेश की गई और उस करारदाद को मंजूर भी कर लिया गया। अपोजिशन ने भी जो है उसके हक में ही जो है वोट दिया। वो करारदाद क्या थी? वो करारदाद ये थी कि वज़ीर आला KP की जो है वो बानी PTI इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए, क्योंकि काबीना जो है उसको तश्कील देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मामलात रुके हुए हैं। तो इस हवाले से ये मुलाकात ज़रूरी है जिसको मंजूर कर लिया गया। इसके अलावा महंगाई पे आज हम बात करेंगे लाजमी तौर पर, क्योंकि टमाटर की बात करें, दीगर चीज़ों की बात करें तो आम आदमी के लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा होती जा रही हैं। और फिर जिस तरह के जियो स्ट्रेटेजिक मामलात बनते जा रहे हैं, जिस तरह के आलमी तौर पर हम मामलात देख रहे हैं, तो महंगाई का ख़दशा मज़ीद बढ़ रहा है। पहले भी सब्ज़ियों के हवाले से, ख़ास तौर पर दीगर अजनास के हवाले से जब ये सैलाब आया उसके बाद तो ये प्रेडिक्शन थी ही कि कीमतें आसमान से बातें कर रही होंगी। लेकिन उसके साथ एक और अहम मसला है कि कोई कंट्रोल भी नहीं किया जा रहा है। और ये प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ कहाँ पर हैं, इस हवाले से बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब खासे नज़र आ रहे हैं जो वफाकी हुकूमत से नाराज़ थे। क्या मामलात कुछ तय पाए हैं या अभी नाराज़ी वहाँ पर मौजूद है? कुछ दीगर मामलात पर भी हम बात करेंगे। राना साहब से पहले वज़ीर आला KP, आज एक इजलास हुआ जिसमें काबीना तो खैर मौजूद नहीं थी क्योंकि काबीना भी उन्होंने तश्कील ही नहीं दी है। कुछ अहम फैसले किए हैं। ये जो बतौर वज़ीर आला कुछ पहले फैसले इनको कहा जा सकता है बाज़ाब्ता तौर पर, आप कैसे देख रहे हैं कि विज़न? और एक सवाल उठ रहा था कि भाई एक्सपीरियंस तो है नहीं, नौजवान है, जज्बाती है, तो विज़न नज़र आता है उन फैसलों के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। बात यह है कि आज की उनकी तकारीर, आज की उनकी मीटिंग, इन सारी चीज़ों को देख लें, आज के फैसलों को देख लें। किसी जगह मुझे बता दें कि बड़ा सीनियर, कोई बहुत सीनियर जो वज़ीर आप कहते हैं जी, बहुत पुराना पार्लियामेंटेरियन जो कहते हैं, क्या ये उससे बेहतर नहीं थे? क्या इन चीज़ों में कोई ऐसी चीज़ थी जिसे आप कह सके कि नहीं यार ये नहीं होना चाहिए? अगर उन्होंने यूनिवर्सिटी का ऐलान किया, खेलों के मैदान इबाद करने का ऐलान किया, अगर उन्होंने कहा कि अगर वाकई ये तो सब चाहते हैं ना कि किसी भी इलेक्शन में अगर किसी ने गलती की है तो उसे पकड़ना चाहिए। अगर कोई धांधली को नहीं रोक सकता तो उसका क्या काम है अपने मनसब पे बैठना? अच्छा, इस पे मेरे जहन में एक सवाल आ रहा था जो मैं आपसे करना चाहूँगा। जिस तरह पंजाब के अंदर मामलात हैं या दीगर सूबों में मामलात होते हैं, हुकूमत को जो लगता है कि ये हमारी पॉलिसी के मुताबिक इस अफसर ने काम किया, इसने नहीं किया, उनके मुताबिक जिसने काम किया वो अच्छा है, जिसने नहीं किया वो बुरा होता है। ये हमने हमेशा हुकूमतों में देखा है। तो यहाँ पर भी जो फैसला वज़ीर आला KP या काबीना करेगी कि जी कि ये अच्छा था, ये बुरा था, तो हमें उसी को ही मानना पड़ेगा। ये अकेली हुकूमत है, इसके ऊपर वफाक बैठे, इसके मुखालफिन भी काफ़ी बैठे। अगर कोई एक ऐसा ये फैसला करेंगे तो 1 मिनट से पहले एक्सपोज हो जाएंगे। ठीक है, देखिए हमने वक्त से पहले ना हमारे यहाँ पे मुख्तलिफ तजियाकारों से लेकर सियासतदानों ने, मुख्तलिफ बड़े बड़े पंडितों ने वक्त से पहले कहना शुरू कर दिया था, भाई ये यंग है, इसको क्या पता, वज़ीर आला इनएक्सपीरियंस्ड है। भाई आपके पास मुझे बताया किस तरह, मैं यही बात कहना चाहता हूँ, किस तरह उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, किस तरह नहीं है। स्टूडेंट लीडर वो था, कॉन्सर्ट का इलेक्शन वो जीता,
एमपीए वो बना, मिनिस्टर वो बना, इसके बाद क्या एक्सपीरियंस का होना ये ज़रूरी है कि आपके वालिद साहब जो है वो पहले वज़ीर आज़म रहे हो, वज़ीर दिफा रहे हो या किसी और ओहदे पे रहे हो, आपका ख़ानदान एक बहुत बड़ा सियासी ख़ानदान हो, आपके ऊपर जो है वो करप्शन के कुछ 300 मुकदमात हों, क्या है मेरिट? मेरिट तो यही है। देखें आज दुनिया के अंदर डिस्कस होता है तुर्किया जी, तुर्किया का वज़ीर आज़म जो है तैयब एर्दोगान साहब, वो कहाँ से निकला? बल्दियाती निज़ाम से जी निकला। जी जी ऐसी है। ठीक, इसी तरह ईरान का एक सदर बल्दियाती निज़ाम से निकला। इसी तरह आप मुख्तलिफ जगहों पे देखें ना, मतलब आप अमेरिका के अंदर देख लें, क्लिंटन का ट्रंप का सबसे बड़ा मुखालिफ एक बल्दियाती इदारे का सरबराह है। सर बुजदार साहब भी बल्दियाती निज़ाम से निकले थे और राना तनवीर साहब भी कह रहे हैं कि ये बुजदार 2 साबित होगा। कह रहे हैं, हाँ तो इनको खुश होना चाहिए। हाँ, इनको ये बात भी ठीक है। फिर इनको खुश होना चाहिए हाँ भाई, फिर कि गुड गवर्नेंस नहीं होगी आपके लिए तो फायदा। ठीक है, खुश होना चाहिए। क्यों नहीं खुश होते? फिर तो इनको बंगले डालने चाहिए कि आने वाले वक्त में केपी में इनकी हुकूमत होगी। फिर तो इनको चाहिए शीनियां बांटनी, फिर तो इन सबको चाहिए जितने भी हैं लोग, उनको खुश होना चाहिए। राना साहब एक बड़ा अहम फैसला है, 3 MPO के तहत किसी शख्स को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। जमहूरियत में कब 3 MPO के तहत आप गिरफ्तार करते थे? मुझे वो एक मिसाल निकाल के दिखा। पीपल्स पार्टी 73 के आइन की बात करती है तो 73 के आइन को निकाल के दिखाते। ठीक है, मुस्लिम लीग नून जमहूरियत की चैंपियन है तो उसको वो चीज़ निकाल के दिखा दे। जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो कहती है बालादस्ती की बात करती है, उसको निकाल के दिखा दे। तो ठीक है ना, हाँ एक ने जुर्म किया है, उस जुर्म में उसे पकड़े। ये क्या बात हुई कि भाई इस शख्स को आए, इसको पकड़े, इसे कहे कि जनाब तुमने 3 MPO के तहत तुम्हें अंदर किया जाता है और 3 माह 4 माह 5 माह। और आपको पता कई लोगों की 3 MPO के तहत ये साकिब बशीर मुझसे समझते हैं, कई रोज जमानतें और वो मुलाकातें नहीं होती, उसकी मुलाकात के लिए भी इजाज़त या DC देते हैं या आपको होम डिपार्टमेंट से इजाज़त लेनी पड़ती है। ये सारा कुछ होता है। भाई अगर उसने फैसले किए हैं तो एक जमहूरियत के लिए, उसने ये तो नहीं कहा कि सिर्फ तहरीक इंसाफ के लोगों को नहीं पकड़ना, उसने ये तो नहीं कहा कि ये कानून सिर्फ तहरीक इंसाफ पे लागू होगा, उसने ये तो नहीं कहा कि ये कानून सिर्फ जो है इसका फायदा सिर्फ तहरीक इंसाफ को। भाई हेल्थ कार्ड है तो पूरे KPK के लिए है, अगर ग्राउंड है तो पूरे KPK के लिए है, अगर यूनिवर्सिटी है तो पूरे KPK के लिए है, अगर वहां पे तफरीही मकामात है तो पूरे पाकिस्तान के लिए है, अगर वहां पे किसी को कुछ सहूलत मिलेगी तो सबके लिए मिलेगी। भाई हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। हम हमेशा कहा, आपने उस दिन बात की मरियम नवाज शरीफ साहब आप मेहनत कर रही हैं, हम अप्रिशिएट करते हैं। हाँ, अगर कोई मेहनत नहीं कर रहा और सिर्फ अच्छा एक चीज़ पे तनकीद हुई है, वो भी मैंने सवाल करना था प्लीज़ राना साहब। ट्रांसफ़र के लिए जो सिफारिश कल्चर है, उन्होंने कहा जी कि अब मैं चाहता हूँ कि उसका मुकम्मल ख़ात्मा किया जाए। साथ उन्होंने इस तरह की जो बातें की हैं, 13 साल हो गए तकरीबन KP की गवर्नमेंट है वहाँ पे। इस पे ये सवाल उठा, सोशल मीडिया पर भी चल रहा था बहुत ज़्यादा कि भाई 13 साल में आप ख़त्म नहीं कर सके, आप लोगों की हुकूमत थी, तो अब आप ऐसा क्या तीर मारेंगे कि आप ख़त्म कर लेंगे? आपको ये वाला फ़ैसला क्यों करना पड़ा? इस पे तनकीद हुई है, आप इस पे क्या राय रखते हैं? देखें, तनकीद की होगी उसने जो सिफारिश कर रहा होगा, या तनकीद की होगी उसने जो मुखालिफ हैं, जो मुखालिफ है। हाँ हाँ, भाई उसने एक अच्छी बात की ना कि सिफारशी कल्चर ख़त्म करना है, तो उसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर आप कहते हैं 13 सालों में ख़त्म नहीं हुआ, तो अगर अब होने लगा है, पॉसिबल है, पॉसिबल है, कोशिश होनी चाहिए ना। बिल्कुल ठीक, कोशिश तो होनी चाहिए ना। मुझे एक बात बता दें, हम कहें कि यार अच्छा फैसला तो बुरा नहीं ना होता, बिल्कुल ठीक है। हम जिनकी उम्मत है ना, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी हम उम्मत है, जिनके पाँव की खाक के भी हम बराबर नहीं हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस्लाम की तबलीग के लिए तकलीफ़ें सही और कोशिश जारी रखी, और उस कोशिश में कामयाबी मिली, नाकामी नहीं मिली, कामयाबी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मिली। और इसी की बदौलत हम सब जो है मुसलमान हैं और बख्शिश के लिए हमारे पास एक रास्ता है जी। तो जब हम कहते हैं लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, तो फिर हम क्यों एक जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी किताब ज़िंदगी बसर करने की बात करते हैं, तो अगर अच्छे काम के लिए कोशिश की कहते हैं तो उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। हम अगर वो ये कहता कि भाई ठीक है, एक MPA जो है वो 3 SHO लगवा सकता है, एक MPA जो है वो इतने फंड ले सकता है, एक MPA जो है वो ये कर सकता है, MPA तो बहुत खुश होते हैं, MPA भी खुश होते हैं, उनके हमायती भी खुश होते हैं। अगर उसने ये बात की है तो आज तनकीद शुरू हो गई है। तनकीद तो इस पे होनी चाहिए थी, बल्कि आज तो अप्रिशिएट इन्हें करना चाहिए था कि उन्होंने ओवरऑल देखे पहला इजलास और अपोजिशन उस करारदाद की हमायत कर रही है जो वो इमरान खान से मुलाकात की बात कर रहा है।
तो इसका मतलब है कि सारे ये चाहते हैं ना जमहूरियत रहे। हाँ। सब चाहते हैं ना जमहूरी निज़ाम चले, उधर सब चाहते हैं आइन के मुताबिक चले। उधर बैठ के चाहते हैं, लेकिन जब वो बात वफाक में आ जाएगी तो उधर शायद नहीं चाहते होंगे, यही पार्टीज नहीं चाहती होंगी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और यहाँ से ही बात कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम है जी। आज के इजलास पे हम बात कर रहे हैं जो नौ मुंतखब जो वज़ीर आला हैं सुहेल आफरीदी, उनकी सदारत में हुआ है, उसमें होने वाले फ़ैसले और फिर जो असम्बली के अंदर करारदाद मंजूर की गई है कि उनकी मुलाकात करवाई जाए बानी PTI इमरान खान के साथ। अगर ये मुलाकात नहीं होती है तो क्या तब तक ही काबीना नहीं बनाई जाएगी या फिर कोई और भी ये मैसेज लेकर जा सकता है और वापस आकर मैसेज दे सकता है? क्योंकि सुहेल आफरीदी साहब को तो नहीं बताया गया था कि आपको वज़ीर आला बनाने लगे हैं, वो मैसेज भी अंदर से ही बाहर आया था। इस सारे मामले पर हम बात करेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ शाहिद खटक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खटक साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। खटक साहब, एक मसला अब ये दरपेश है कि मुलाकात नहीं हो रही है, काबीना का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत सारे मामूलाते जो है हुकूमत होते हैं जो रुके हुए हैं। अब अगर ये मुलाकात नहीं होने दी जाती है तो अगली पॉलिसी है क्या? क्योंकि पहले भी जब फैसले आते हैं तो कोई ना कोई बाहर आके बता देता है, तो अभी भी कोई एतमाद का शख्स बाहर आके बता दे कि जी कि उन्होंने ये नाम दिए हैं या ये आपने नाम दिए थे, अप्रूवल हो गई है, इस तरफ भी सोचा जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात यह कि इमरान खान साहब हमारा सरबराह है, हमारा लीडर है और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत उनके नाम के ऊपर कायम है, तो उनकी रहनुमाई हमारे लिए बड़ी ज़रूरी है। देखिए, इमरान खान साहब ने तो इख्तियार दे दिया था सुहेल आफरीदी हमारे जो चीफ मिनिस्टर है कि वो अब लें, लेकिन उनकी इजाजत के बगैर, उनकी मशावरत के बगैर ये काबीना ना हम बनाएंगे और ना ये काबीना बनने चाहिए, क्योंकि मैंडेट इमरान खान साहब का है और उनकी मशावरत उनकी गाइडेंस हमेशा हमें दरकार रहती है। और रही बात मुलाकात की, तो इंशाल्लाह जुमेरात के दिन पिटिशन जो लगी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो उम्मीद है कि जुमेरात के दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमारे मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान आफरीदी की मुलाकात करा लें। तो अभी हमारी मुलाकात नहीं कराते तो हमारे पास रास्ते बहुत हैं, फिर ये गिले नहीं करेंगे। देखिए, सुहेल आफरीदी के मुतालिक एक असर किया गया कि सुहेल आफरीदी जो है वो सख्त बोलते हैं, वो सख्त करने वाले हैं, मज़ामती है। तो जब आप सही तरीके से उनकी मुलाकात नहीं कराएंगे, क्योंकि वो एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस है जो 4.5-5 करोड़ आवाम का नुमाइंदा है और वो अपने लीडर, अपने कायद के साथ मुलाकात चाहता है। मुलाकात में उन्होंने डिस्कस करना है, उनसे गाइडेंस लेनी है कि काबीना में किसको लेना है और जब काबीना बन जाए उसके बाद आपकी क्या डायरेक्शन है कि हमने खैबर पख्तूनख्वा की जो तरक्की है उसमें हमें अपने लीडर के विजन और उनका नजरिया को दे कि हमने इस हुकूमत को चलाना है। तो वो हमारी पार्टी का सरबराह है। इमरान खान साहब सिर्फ एक कैदी नहीं है बल्कि वो एक प्राइम मिनिस्टर है, उनका एक्सपीरियंस है और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने तो इमरान खान साहब के नजरिए और मैनिफेस्टो को वोट दिया है। तो अगर ये हमारी मुलाकात नहीं कराते तो हम इसी तरह सीढ़ियां चढ़ते रहेंगे और फिर आखिर में जो है ये इनके लिए शायद नाकाबिले बर्दाश्त होगा, फिर उसके बाद ये फिर गिले नहीं करेंगे। अच्छा शाहिद भाई, मौलाना फजलुर रहमान साहब इस इलेक्शन के बाद बड़े गर्मा गर्म बयान दे रहे हैं और अब उन्होंने कहा है कि अब फैसले मैदानों में होंगे। तो मौलाना साहब के कोई आप लोगों से भी राब्ते हुए हैं, कोई मुत्तहिदा अपोजिशन बनने जा रही हैं, या मौलाना साहब का आप क्या समझते हैं कि इस बयान के बाद कोई पैचअप हो जाएगा? पहली बात ये कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है उनके साथ आपको पता है कि हमारा बड़ा तल्ख माजी रहा है, एक दूसरे के खिलाफ हमारी बयानबाजी या जो हमारा उसूली मौक़िफ़ था उनके खिलाफ। तो अल्लाह करे कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो इस दफ़ा हमें गलत साबित करे और वो जो कह रहे हैं वो वैसा कर लें। तो अगर मौलाना फजलुर रहमान के साथ हमारे इशू बेस इत्तेफाक भी हो सकता है, एज अपोजिशन पार्टी हम उनके साथ बैठने के लिए भी तैयार हैं और कुछ 2-3 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके ऊपर उनका मौक़िफ़ और हमारा मौक़िफ़ सेम है। जैसा कि वो इंतखाबी दानली की बात कर रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि फॉर्म 47 के जरिए हमारे मैंडेट जो है वो चोरी किया गया है। वो भी चाहते हैं कि इस मुल्क में सिविल सुप्रीमेसी आए, हमारी भी जदोजहद है। लेकिन सर वो केपी में भी कह रहे हैं, ट्रैक रिकॉर्ड है, वो वफाक में भी कह रहे हैं, वो साथ केपी
में भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं केपी में भी मेरी सीटें कम की गई। मैंने पहले भी ऑफर किया था एक प्रोग्राम में, मुझे अगर याद हो मंसूर अली खान के प्रोग्राम में मेरे साथ जमीयत उलमा इस्लाम का तर्जुमान बैठा हुआ था। मैंने उसको ऑफर की कि आप मुझे हल्का बताएं, आपको जिन जिन हल्कों के ऊपर एतराज होगा हम आपको हल्के खोल के भी देंगे, रिकाउंट कराएंगे, वेरिफिकेशन चाहिए वेरिफिकेशन कराएंगे, क्योंकि हम खुद चाहते हैं कि जी इस इलेक्शन की इन्वेस्टिगेशन हो। तो अगर एक डिमांड हम कर रहे हैं और कोई दूसरी जमात हमारे खिलाफ ये डिमांड उनकी है तो हम इसको वेलकम भी करेंगे जिधर जिधर वो चाहेंगे। लेकिन असल में ये जमीयत उलमा इस्लाम जो है, इनका माजी जो है, इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो वैसे अच्छा नहीं रहा, लेकिन अल्लाह करे कि इस दफा मौलाना फजल रहमान जो है भाग जाए, और अगर वो वाकई चाहते हैं कि वो कोई तहरीक खड़ी करें और वो मुत्तहिदा पोजीशन के प्लेटफॉर्म से हो, तो महमूद खान अशकज़ई साहब, हमारे जो बाकी हमारे एलाई हैं इस वक्त ईवान के अंदर, वो सब हम वहदतुल मुस्लिमीन जितने भी हैं वो हमारे साथ हैं। तो अगर एक प्लेटफॉर्म से वो हमारे साथ जद्दोजहद करेंगे तो मौलाना फजल रहमान के साथ हमें बैठने में कोई भी कबाहत नहीं है। साकिब साहब। खटक साहब ये बताइएगा कि एक तो इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से हम देख रहे हैं कि कोई मूवमेंट एज सच 26 नवंबर के बाद 26 नवंबर 2024 के बाद हमने नहीं देखी। बात बहुत ज़्यादा की गई, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बड़े बड़े जलसे भी हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा से बाहर यानी कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पंजाब, यहाँ पे कोई ऐसी मूवमेंट नहीं हुई, बड़ा कोई आपका गैदरिंग नहीं हुई। तो इमरान खान की रिहाई के लिए क्या सुहेल खान आफरीदी कोई एहतजाजी तहरीक शुरू कर सकते हैं या करेंगे, और वो कब तक हो सकती है? कि भाई एक तो ये कि जब भी इमरान खान साहब ने कॉल दी, खैबर पख्तूनख्वा नहीं बल्कि पंजाब, बलोचिस्तान, सिंध की आवाम, उनकी हर कॉल के ऊपर उन्होंने लब्बैक कहा, वो निकले। देखिए 5 अगस्त को उन्होंने कॉल दी, तो अगर आप खैबर पख्तूनख्वा के साथ पंजाब को कंपेयर करें तो 5 अगस्त को पंजाब की परफॉर्मेंस खैबर पख्तूनख्वा से बेहतर थी। जो 14 अगस्त के ऊपर इमरान खान साहब ने कहा 14 अगस्त की परफॉर्मेंस पंजाब की हमसे बेहतर थी। इसी तरह सिंध में आप देखिए आदिल खलीम शेख या हमारी जो तंजीम है वो एक्टिव है। इसी तरह बलोचिस्तान में हर जगह पे हमारी एक्टिविटीज जो है वो जारी है। और रही बात बड़ी मूवमेंट खड़ी करने की, देखिए इमरान खान साहब ने हमें मना किया था कि इस्लामाबाद की तरफ आपने मार्च नहीं करना, लेकिन इतवार के दिन इंशाल्लाह मेरे ही जिले करक में हम पहला जलसा रख रहे हैं, वहां से हम मोमेंटम बिल्डअप करेंगे। तो इमरान खान साहब की जो भी कॉल होगी, जैसा वो कहेंगे, इमरान खान साहब का हुक्म होगा, उसकी तामील होगी और हम आएंगे। इस्लामाबाद भी पाकिस्तान का हिस्सा है, हम इधर पुरअमन प्रोटेस्ट कर भी सकते हैं, जो कि हमारा आईन कानून हमें इजाजत देता है। इस्लामाबाद किसी के बाप का जागीर नहीं है। जब भी हम चाहेंगे, हमारा लीडर चाहेगा, हम इंशाल्लाह इस्लामाबाद के उस सरहदों से हमारे काफिले टकराएंगे जब इमरान खान साहब हमें खटक साहब सिर्फ एक लाइन मेरा सवाल है कि अगर फ़र्ज़ करते हैं हम 2.5 साल हो गए हैं इमरान खान साहब को जेल में, इस वक्त तक उनकी रिहाई पर सुर्ख लकीर है, सुर्ख लकीर, तो वो सुर्ख लकीर आप मिटा लेंगे? देखिए 8 फरवरी को भी तो इन्होंने हमारे ऊपर से सुर्ख लकीर लगाई थी ना। इन्होंने कहा था कि पीटीआई नहीं होगी, तहरीक इंसाफ से निशान छीन लिया जाएगा। जो पूरा एपिसोड चला तो ये तो हमें पहले से पता होता था, क्योंकि ये पाकिस्तान हमें खुद बताती थी कि जी आपके साथ निशान नहीं होगा, आप लोग जो होंगे इंडिपेंडेंट होंगे, इमरान खान जो है वो जेल में होगा, और तरह तरह की कहानियां सुनाते थे। तो वो रेड निशान तो पाकिस्तानी कौम ने मिटा दिया। 8 फरवरी को पाकिस्तानी कौम ने इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के हक में फैसला सुना के ये कौन होते रेड लाइन लगाने वाले। हाँ, अदलिया से हमें गिला भी है, हमें शिकवा भी है कि जो किरदार अदलिया का बनता था, जो अदलिया ने अपना किरदार अदा करना था, बदकिस्मती से हमारी अदलिया ने वो किरदार नहीं अदा किया। अगर हमारी अदलिया आज़ाद हो तो इमरान खान साहब 800 दिन से जायद का अरसा जेल में ना गुजारते, क्योंकि उनके ऊपर तमाम के तमाम केसेस पॉलिटिकल बुनियाद के ऊपर बनाए गए हैं। आप साइफर का उठा के शाहिद भाई बड़ा कहा गया कि सुहेल खान अफरीदी नौजवान है, ये उस्मान बुज़दार 2 साबित होगा, इसको कोई तजर्बा नहीं है। लेकिन आज पहले दिन ही उनके जो फ़ैसले हैं और आज पहले दिन ही उनके जो इक़दामात हैं, जो ऐलान किए हैं उन्होंने, और जिस तरह असम्बली में तकरीर की, उसने तो बहुत से लोगों को परेशान कर दिया। आप क्या समझते हैं कि सुहेल अफरीदी KPK में कप्तान के विजन के मुताबिक तब्दीली ला पाएगा? क्या ब्यूरोक्रेसी काबू कर लेंगे आप? 15 दिन के अंदर
15 दिन के अंदर आप देखेंगे कि आपको खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक, उनके अहकामात के मुताबिक एक एक चीज आपको नजर आएगी। तो 15 दिन में आपको खैबर पख्तूनख्वा से आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी कि वहाँ पे जो करप्शन के खिलाफ हमारी जदोजहद है वो आप देखेंगे कि उसको मिनिमाइज करेंगे, गवर्नेंस बेहतर होगा, बहुत सी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे बड़ी बड़ी चेंजेस भी होंगी जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। और जो इमरान खान साहब के हम 2013 से हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अब तक जारी है, जैसे सेहत कार्ड हो गया, बिलियन ट्री सोलामी हो गया, या जो बड़े बड़ी चीजें हैं वो, और इसके अलावा एहसास प्रोग्राम हम दोबारा रिलॉन्च कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में इंशाल्लाह। हमारे नए चीफ मिनिस्टर का जो विजन है, इसी तरह हमारे चीफ मिनिस्टर ने एक नया रोड मैप दिया है गवर्नेंस की बेहतरी के लिए। हम नया मॉडल वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस का इनिशिएट करेंगे। मैं आपको एक चीज बताऊं, जो बार बार कह रहे हैं सुहेल अफरीदी के हवाले से कि जी अनएक्सपीरियंस है, तजुर्बाकार नहीं है। देखिए, तजुर्बाकारों ने तो हमारे मुल्क का ये हाल कर दिया कि पिछले 45 सालों से तजुर्बे कर रहे हैं, हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। अल्लाह ताला हमें इन तजुर्बाकारों से बचाए, अल्लाह ताला हमारी जान छुड़ा दे इन तजुर्बाकारों से। हमें ना तजुर्बाकार लोग चाहिए लेकिन ईमानदार लोग चाहिए, जो पाकिस्तानी कौम को सर्व करे, जो पाकिस्तानी कौम के लिए कुछ कर सके। अच्छा जी, मैंने 5 वजूहात जो है ना, मैंने चेक किया कि जी वो पता लग रहा था जी 5 वजूहात हैं। एक तो जी ये बताया जा रहा है जो वादी तलाश है ना खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ पे एक वायरस आया, टोमेटो येलो लीफ कर्ल वायरस, उससे काफ़ी फसल जो है वो ख़राब हुई है। दूसरा, ये जो बंदिश थी सरहद की, उस हवाले से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम एक आया। मंडी में सप्लाई जो है वो बहुत कम है, डिमांड बहुत ज़्यादा है। और आपको पता है कि टमाटर के बगैर तो बनती ही नहीं है कोई भी, अगर आपने डिश बनानी है, कोई सालन बनाना है। फिर सैलाब से जो सिंध की फसल है वो ताख़ीर का शिकार है। और 5वां यह है कि सरकारी नरखनामे जो हैं उन पर भी अमल नहीं हो रहा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि चले कुछ फैक्टर्स तो आपके राना साहब कंट्रोल में नहीं है, वो हम भी मान लेते हैं। एक फैक्टर तो कंट्रोल में है, उस पर अमल नहीं हो रहा है कि आपका कोई बंदा नज़र नहीं आता कि वो जाके सरकारी रेट लिस्ट देखे और उस बंदे से जाके पूछ ले, हमारी तरह ही जाके पूछ ले, हम भी तो पूछते हैं। वो सरकारी रेट लिस्ट देखें या क्या देखें? हाँ, मुझे बताएं ना, उनको भी पेड लगा हुआ है। कितने शोज वो कहते हैं कि जनाब हमारे घर में भी टमाटर यही जाते हैं। चले मान लिया जी टमाटर की एक फसल को लग गया जी, वो KPK में ख़राब हो गई। मान लिया जी कि बॉर्डर बंद है, टमाटर नहीं आए, ये जो बाकी सब्जियां उनको क्या हुआ है? हाँ बिल्कुल ठीक है। क्या बाकी सब्जियां भी वहीं से आती थी? क्या बाकी चीज़ें भी वहीं से आती थी? क्या चावल भी वहीं से आते थे? क्या बाकी सामान भी वहीं से आता था? हम लैंड ऑफ क्या राइस दूध भी वहीं से आता था? क्या दही भी वहीं से आता था? मुझे बता देना, कोई एक चीज़ बता दें। पेट्रोल सस्ता हुआ, उसके बाद कोई चीज़ सस्ती हुई है? कोई एक चीज़ मुझे बता दें जो सस्ती हुई है। भाई बात यह है कि बड़ा क्लियर और वाज़े है, हमें तस्लीम कर लेना चाहिए, ठीक है, कि हमारा प्राइस कंट्रोल कमेटियों का जो कंट्रोल है वो बेकंट्रोल है, वो कमेटियां ही नहीं है, कमेटी नहीं। हमें तस्लीम कर लेना चाहिए कि सबसे बड़ी ज़हीरा अंदोज़ी कोई और नहीं करता, हमारे सरकारी अफसरान मुलाजमीन करते हैं। हमें तस्लीम कर लेना चाहिए, जहाँ पे नाकामी है उसे हमें तस्लीम करना चाहिए। हमें फिर उस पर आगे जाके कोशिश करनी चाहिए कि इसे बेहतर किस तरह करेंगे। भाई आज कोई टीवी चैनल ऐसा नहीं है जिसने ये नहीं कहा कि जनाब टमाटर इतना महंगा हो गया। कोई टीवी चैनल ऐसा नहीं जिसने चले टमाटर भी छोड़ दे, सब्जियां भी छोड़ दे, मान ले फल, मुझे कोई एक फल सस्ता दिखा दे। हाँ जी, कोई एक फल सस्ता दिखा दे। मैं कल आपको एक मज़े वाली बात बताऊँ। कल संडे था, मैं अपनी वालदा की कब्र पे गया, तो जब उस इलाके में गया तो वहाँ पे मुर्गी का रेट और था। अच्छा, जब मैं इस इलाके में आया, यहाँ पर 35 रुपये ज़्यादा था पर केजी। अब मैंने सवाल किया मुर्गी वाले से, मैंने कहा यार मैं वहाँ से आया हूँ, मुर्गी तो एक ही है और ज़िंदा ही मुर्गी थी, तो शुआर में वाली नहीं थी, ठंडी मुर्गी नहीं थी। ठीक। तो मैंने कहा यार उसका रेट इसका रेट क्या है? तो उसने कहा जी वहाँ पर पैसे वो कम देते होंगे किसी को, यहाँ पे हम यहाँ पे पैसे ज़्यादा देते हैं। किसको देते हैं? ये हाकिम वक्त को सोचना होगा, इस पर एक्शन हाकिम वक्त को लेना होगा, इस पर अदारों को देखना होगा। जब एक रेट लिस्ट लगाई है उसके मुताबिक फल नहीं मिल रहा
उसके मुताबिक मुर्गी नहीं मिल रही, उसके मुताबिक सब्जी नहीं मिल रही, उसके मुताबिक दूध नहीं मिल रहा, उसके मुताबिक दही नहीं मिल रहा, तो फिर हमें मिल क्या रहा है? कोई एक चीज बता दे मिल रहा है। 1600 रुपए किलो आपने मटन लिखा हुआ है, सब कोई हल मुझे है। पूरे पाकिस्तान में 1600 रुपए किलो मटन मिलेगा? कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है, आपने 800 रुपए किलो बीफ रखा हुआ है, आप मंडी जाके खुद क्वालिटी जरा वन- भी करवाएं तो नहीं मिलेगा। नंबर 1 क्वालिटी का बीफ 800 रुपए किलो रखा हुआ है, मुझे किसी एक जगह से लाके दिखा दें। ऐसे ही है, आप ठीक कह रहे हो। कोई हल है राना साहब हमारे पास? कोई हल है? बिल्कुल है। वो क्या? चीज महंगी हो तो दुकानदार को सजा देने की बजाय प्राइस कंट्रोल कमेटियों को सजा दी जाए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल यही सोल्यूशन है कि जिनकी जिम्मेदारी है वो उस पर अमल दरामद क्यों नहीं करवा पा रहे हैं। साकिब साहब, 26वीं आईनी तरमीम का जो मुकदमा है, साकिब साहब ने पूछा टमाटर लब गए ने? साकिब साहब जो है ना वो आजकल नहीं बना रहे हैं। साकिब साहब बना रहे हैं हांडी शांडी, कोई टमाटर डाल रहे हैं या दही का इस्तेमाल हो रहा है, अल्टरनेटिव की जानिब चल पड़े हैं। ये चलें बता दें, फिर मैं 26वीं तरमीम पे भी आता बिल्कुल हूँ। भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। और वो टमाटर, बिल्कुल आपने ठीक पॉइंट आउट किया कि हर जगह और हर चीज़ जब वो वक्त इसकी ज़रूरत होती है, इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई जो है वो कम है। सिर्फ एक इस पॉइंट पे मैं सिर्फ वन लाइनर कह दूं कि जो आप प्राइस कंट्रोल की बात कर रहे हैं, हमारी कुछ मंडी में जो ताजरान के लोग हैं उनसे भी बात हुई कि मुख्तलिफ जो इसमें दुकानदार हैं उनसे भी, वो ये कहते हैं कि जो रेट सेट किया जाता है वो रीजनेबल नहीं होता, रियलिस्टिक नहीं है। म्यूचुअली कोई अंडरस्टैंडिंग बनाकर कि ये रेट मुनासिब है, मतलब रेट ऐसा भी ना हो कि जिससे प्रैक्टिकल भी हो, रियलिस्टिक भी हो, कोई नुकसान की जी जी। तो वो भी एक वजह है कि जिस पर अमल दरामद जो है वो नहीं हो पाता। ठीक है। साकिब साहब, 26वीं दूसरी बात जो आपने ये किस मामले, एक नुकता है, ये नुकता तरमीम की जो आपने बात की है, जी 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 जी, नुकता इसमें बुनियादी ये है कि ये केस आगे कैसे चलाया जाए। ये आप हैरान होंगे कि पिछले तकरीबन 2-3 हफ्ते से ये केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में हर रोज़ तकरीबन 1.5-2 घंटे इसकी समाअत होती है, हर रोज़ नया वकील आता है, इस पर आर्गू करता है। इस नुक्ते पे बात हो रही है केस आगे कैसे चलाया जाए या केस ये कौन सुने। तो ये बड़ा दिलचस्प सा नुक्ता है कि मतलब इसमें फुल कोर्ट बैठे, पूरी सुप्रीम कोर्ट सुने, 24 जज सुने, 8 जज सुने, 16 जज सुने, ये नुक्ता ही आगे नहीं बढ़ पा रहा। और दिलचस्प पहलू ये है कि 21 और 22 अक्टूबर की, मतलब 21 अक्टूबर रात तकरीबन मेरे ख्याल में 11:30 पौने 12 बजे ये पेश हुई थी। तो कल 21 अक्टूबर है, तो एक साल तो 26वीं आईनी तरमीम को हो चुका है। तो बज़ाहिर हमारी जुडिशरी से एक नुक्ता हल नहीं हो रहा कि ये सुनना किसने है। तो अभी मेरे ख्याल में इस हफ्ते भी आप देखें, इस हफ्ते 4-5 समातें होनी है, हो सकता है ये मामला हल हो जाए कि ये फुल कोर्ट सुनेगी, कौन से जज सुनेंगे, कौन से बेनिफिशियरी हैं, किन का मफादात का टकराव है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। बेंच के सरबराह की रिटायरमेंट का वक्त ना आ जाए। नहीं, वो उसमें इसलिए ना, जी जी, बेंच की एहसन बोन साहब जो है ना, जी जी, जिनका ग्रुप जीता है, हाँ जी हाँ जी, उन्होंने आईनी अदालत का मुतालबा कर दिया ना। देखें, ये होना ही था। हमने याद करें उस दिन भी ये बात की थी कि 27वीं आईनी तरमीम आनी है। वो इंतज़ार हो रहा है कि सिर्फ ये इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट का जीत के हैं, अब वो बार का इलेक्शन जीतेंगे तो 27वीं आईनी तरमीम का जब एक सियासी जमात की तरफ से तो नहीं आया, लेकिन एक वकला तंजीम के। सर आपको पता है कि उनके टाइज किधर हैं एहसन बून साहब के, यानी कि ये एक जमात का फैसला ही आप कह लें। तो फिर आप मतलब साहब के साथ हैं। एग्जैक्टली, वो साथ हैं। अभी इतना वक्त उन्होंने साथ गुजारा है, उन्होंने वोट्स मांगे हैं, उन्होंने अपने उम्मीदवार जितवाए हैं, तो वो क्लियर हो गया। चलो फिर तुम तैयारी करो, ये हो रहे 27वीं आईनी तरमीम च कहा जाएगा कि बोलो भी ना। जी साकिब साहब, मनता साकिब साहब की बड़ी फिक्र थी, मैं कि चलान पेश ना हो गया होगा। हाँ, बड़े चलान पेश हो रहे हैं। तो 26वीं जो तरमीम है वो अभी उसका मामला अभी शुरू नहीं हुआ, और 27वीं की हम गोई सुन रहे हैं। मैं आपको मतलब ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम 1 नवंबर को, क्योंकि बार काउंसिल्स के मुल्क भर में इलेक्शंस होने हैं, तो 1 नवंबर के बाद किसी वक्त भी आ सकेगी। जो आपने सवाल किया था कि जो आईनी बेंच के सरबराह हैं उनकी जो रिटायरमेंट एज है वो 30 नवंबर है। 30 नवंबर को वो रिटायर हो रहे हैं। पहली बात तो हमें ये देखना होगी कि क्या 30 नवंबर तक ये 26वीं आईनी तरमीम का मुकदमा खत्म भी हो सकेगा या फिर बेंच टूटेगा। दूसरा सवाल ये है कि अगर 27वीं आईनी तरमीम में
आईनी अदालत लाई जाती है, एज 70 साल कर ली जाती है, तो फिर 70 साल एज तो फिर इनकी भी चीजें आगे बढ़ जाएंगी और कर ली जाती नहीं है, कर ली जाएगी। साकिब साहब, ये राना साहब जो है ना, आप जब बात कर रहे थे तो मुझे लगता है किसी बात से मुत्तफिक नहीं थे। राना साहब, क्या ऐसी बात हुई कि आप समझते हैं कि ऐसा नहीं है? वो क्या मतलब, आप, मैं देख रहा था कि आप थोड़े से हैरान नजर आ रहे थे कि नहीं, आप कह रहे हैं कि रिटायरमेंट नहीं होगी? नहीं होगी। अच्छा, ठीक है। क्यों रिटायरमेंट होगी? गलियां होगी सोनिया विच कल ही यार फिर है। ठीक है, रिटायर हम क्यों रिटायर हो? मुझे बताएं, इस मुल्क में रिटायर जो है वो 27वीं तरमीम ला क्यों रहे हैं? मुझे बता दें सर। क्या उसमें ये आ रहा है कि अवाम को सस्ती रोटी मिलेगी? क्या उसमें ये आ रहा है कि ये अवाम जो है उसको हर शख्स का बच्चा स्कूल जा सकेगा? क्या उसमें ये आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जितने सियासतदान हैं इनका इलाज जो है पाकिस्तान के सरकारी अस्पतालों में होगा, इनके बच्चे पाकिस्तान के सरकारी स्कूलों में लाएंगे? 127वीं तरमीम। यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद। वेलकम बैक जी। मौलाना फजलुर रहमान साहब वफाकी हुकूमत से खुसूसी तौर पर कुछ नाला नज़र आ रहे हैं और उन्होंने अपने कारकुनों से ये भी कहा कि इस्लामाबाद की तैयारी कर लें। साथ वो जाली कह रहे हैं पार्लिमान को भी, केपी हुकूमत को भी वो जाली कह रहे हैं और कह रहे हैं कि सिर्फ वहाँ पर मैंडेट चोरी नहीं हुआ, हमारा मैंडेट यहाँ पर भी चोरी हुआ है। जबकि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का ये ख्याल है, ठीक है कुछ चीज़ों पर इख्तलाफात है लेकिन हम मौलाना साहब को मना लेंगे। क्या मौलाना साहब का जो स्टैंस है वो उससे पीछे हटेंगे? क्या स्टैंस है, क्यों है ये स्टैंस? और अचानक से जब ये वज़ीर आला केपी का मामला हुआ तो उसके बाद कुछ उनकी हमने गुफ्तगू जो देखी है वो हमें सख्त नज़र आई है। इसी तमाम मामले पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं असलम गौरी साहब, रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम के। असलम गौरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका। सर, वज़ीर आला केपी का इंतखाब होता है, उसके अंदर हम JUIF को आगे देखते हैं, लेकिन उसके बाद हमने बाकी तमाम पार्टीज़ को देखा कि वो पीछे हट जाती हैं अचानक से। फिर मौलाना साहब के कुछ बयानात आते हैं, उनकी वो जो तकरीर है वो सामने आती है जिसमें वो ख़ास से नाला नज़र आ रहे हैं। ये सब कुछ सर क्या हुआ? ये पहले से ही कुछ चीज़ें जो हैं इस तरफ चल रही थी या वज़ीर आला केपी का इलेक्शन इसके अंदर ट्रिगर पॉइंट जो है वो बन गया? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बात सुने, जब एक इलेक्शन होता है तो किसी भी पार्टी का जमहूरी हक होता है कि वो अपना कैंडिडेट खड़ा करे और इलेक्शन का हिस्सा ले। हमारा हक बनता था। हमारे सबसे ज्यादा मेंबरान 18 मेंबरान हमारे थे अपोजिशन में, लेकिन अपोजिशन की 2 दीगर पार्टियों में अपना कैंडिडेट खड़ा किया। मुस्लिम लीग ने कैंडिडेट खड़ा किया और पीपल्स पार्टी ने भी कैंडिडेट खड़ा किया। उनका अपना हक बनता था, उन्होंने जो किया उनका हक बनता था। लेकिन उसका पूरा ऐसा लगता है कि ये एक प्री प्लान सारा बलबा JUI पे डालने की कोशिश की गई है। अगर हमें स्पीकर साहब ने ये कहा कि जनाब उसका इस्तीफा मंजूर, पहला इस्तीफा किया वो गलत इस्तीफा था, क्या उस वक्त इनकी लीगल बॉडी कहाँ थी, लीगल वकील कहाँ थे, वो गलत इस्तीफा क्यों बनाया जो आइन के तहत नहीं था? फिर जब नया इस्तीफा इनका गया तो उस वक्त स्पीकर साहब ने खुद हमें कहा कि जी वहां पर इस्तीफा मंजूर हो गया है और आप इलेक्शन में हिस्सा लें। फिर हमने इलेक्शन में हिस्सा लिया और जब हमने इलेक्शन में हिस्सा लिया तो फिर इस दौरान में गवर्नर साहब का एक लेटर आ गया कि फलां तारीख को वज़ीर आला साहब पेश हो। लिहाजा हमने उस इलेक्शन का बाइकआउट किया। हमने कहा कि ये गवर्नर के लेटर आने के बाद हमारी अकल के मुताबिक ये इलेक्शन दुरुस्त नहीं हो रहा है और इसी के खिलाफ इसी चीज को हम लेके हम हाई कोर्ट में चले गए और हाई कोर्ट में जाना भी मेरा राइट बनता है, मेरा आईनी हक है। हाई कोर्ट मेरी अपनी अदालत है, मैं कोई इंडियन अदालत में तो नहीं गया हूँ, पाकिस्तानी अदालत में गया हूँ। मेरा राइट बनता है कि मैं ये कहूँ कि ये इलेक्शन सही हुआ है या गलत हुआ है। लेकिन इसका पूरा मलबा ऐसा लगता है कि एक प्री प्लान JUI की तरफ घुमाया गया और JUI की तरफ लाया गया। किसका प्लान था सर? प्लान किसका था? आपको क्या लगता है? ये उन्हीं का प्लान होते हैं, आपको सब पता है। आज किसने कहा चलाया? 1 साल पहले की मौलाना साहब की और मोहसिन नकवी की तस्वीरें उठा के आज कौन चला रहे हैं? किस अकाउंट से चल रही है? आप भी देख लें जरा। कासिम सूरी जो 40,000 के जाली वोटों के साथ इस मुल्क का डिप्टी स्पीकर था, उसके अकाउंट से चल रही है। मैं 2 सहाफी हैं, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता, जो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उन सहाफियों ने अपने अकाउंट से चलाई है। अब तो मैं राणा साहब से एक दरख्वास्त करूंगा, राणा साहब आप बहुत बड़े सहाफी हैं और बड़ी जिंदगी आपने गुजारी है और इस वक्त सहाफियों की सबसे बड़ी तंजीम के सरबराह हैं। आप कम से कम इस चीज को तो कंट्रोल करें कि सहाफी अपने ट्विटर अकाउंट से जाली खबरें, झूठी खबरें क्यों चलाते हैं। इस पे कम से कम थोड़ा सा हमें इस पे काम करना चाहिए, क्योंकि हम तो आपके अकाउंट देखते हैं, हम राणा साहब का अकाउंट देखते हैं, हम साकिब साहब का अकाउंट देखते हैं, तो हम यकीन करते हैं कि यहाँ से दुरुस्त खबर आई होगी, हम उसी के मुताबिक अपना अगला स्टेप लेते हैं।
लेकिन अगर सहाफी के अकाउंट से इस तरह की खबरें आए कि जाली खबरें, मौलाना साहब तो अभी तक डेरा इस्माइल खां में, मौलाना साहब तो इस्लामाबाद नहीं है, उनके दफ्तर में कहाँ मोहसिन नकवी आ गए। दूसरी बात यह है कि अगर मोहसिन नकवी आ भी गए तो जिन्होंने हमें 15 से 20 साल गालियां दी, नंगी गालियां दी, मीडिया पे खड़े हो गए, टीवी पे खड़े हो गए, वो भी तो जब अपने हमारे दरवाजे पे तो हमने बड़े आगे बढ़ के उनको अपने गले लगाया। हमारा माहौल और है, हमारा दीगर सियासी जमातों से थोड़ा सा माहौल मुख्तलिफ है, इसलिए हमें हमारे असलम गौरी साहब बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। इंशाल्लाह आपने जो कहा है इस पे हम आपके साथ खड़े हैं। जो भी सहाफ़ी गलत खबर चलाएगा अपने ट्विटर से, हम खुद उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई में आपसे पहले आगे होंगे, ये हम बिल्कुल वाज़े कर चुके हैं। इसलिए कि आज़ादी सहाफ़त जो है ये हमें कोई किसी ने वैसे नहीं दी, हमने बड़ी जाने दी हैं इसके लिए। और हमने गलत खबरों के गलत ट्वीट करने वालों को मैं सहाफ़ी समझता भी नहीं, और हम हमेशा उसके ख़िलाफ़ बोले हैं, आपको भी इस बात का पता, और इंशाल्लाह हम इस पे स्टैंड लेंगे। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मौलाना साहब की पेशावर की तकरीर के बाद क्या जमीयत उलमा इस्लाम असम्बलियों में जा रही है या असम्बलियों से इस्तीफ़ा दे रही है? डेरा इस्माइल खां की तकरीर की बात कर रहे हैं, अभी हुई है परसों तरसों? नहीं परसों जी वही 4-5 दिन पहले हुई है, मुफ्ती महमूद डे पे हुई थी, मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस साहब से। क्योंकि मौलाना साहब ने कहा ये असम्बलियाँ बिल्कुल जाली हैं, अब फैसले सिर्फ मैदानों में होंगे। बिल्कुल हुजूर कहा, ये हमने 24 अप्रैल 2024 को पशीन में हमने ऐलान किया था कि ये असम्बलियाँ जाली हैं, अब फैसले हमारे मैदान में होंगे। और हमने उस वक्त तहरीक का ऐलान किया था, ऐवान नहीं मैदान। क्या राणा साहब आपको भी याद आ गया होगा, और मेरी याददाश्त भी थोड़ी सी काम कर रही है। उसके बाद हमने कराची में आके बड़ा प्रोग्राम किया, फिर मुजफ्फरगढ़ में किया, 2 दफा लाहौर में किया, पेशावर किया। इस दौरान में फलस्तीन के साथ गजा, फलस्तीन और इसराइल का मसला शुरू हुआ, तो हमने अपनी उस तहरीक का रुख उतर मोड़ दिया। हमने अपने जलसों का नाम ऐवान नहीं मैदान की बजाय हमने फलस्तीन और गजा के साथियों और वहाँ के लोगों के साथ अपना यकजहती के लिए हमने अपने जलसों और प्रोग्राम का नाम तब्दील किया। एक बात तो मैं ये आपको अर्ज करना चाहूंगा, ये कोई नई बात मौलाना साहब ने नहीं की, और ये भी मौलाना साहब ने नहीं कहा कि हम परसों चले आ रहे हैं। ये भी मौलाना साहब ने कोई ऐलान नहीं किया कि हम असेंबली से मुस्तफी हो रहे हैं। मौलाना साहब ने ये ऐलान किया कि तैयारी करो। तो ये तैयारी तो आपको याद होगा कि 2018 के इंतखाबात के बाद 3 साल तक हमने तैयारी की थी। आपको उस वक्त भी याद है कि 14 मिलियन मार्च किए थे, इसके बाद हम इस्लामाबाद आए थे। लेकिन यहाँ सोशल मीडिया पे ऐसा तमाशा लगा हुआ है कि शायद हम किसी की ख्वाहिश पे इस्लामाबाद आएंगे। ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि शायद मौलाना साहब कल चल पड़ेंगे, वहां से जुलूस लेके चल पड़ेंगे। हमारे फैसले हमारी पार्टी करती है, मौलाना साहब अकेले फैसले नहीं करते, हमारी शुरा फैसले करती है, मजलिस अमूमी फैसले करती है, मजलिस आमला फैसला करती है। अच्छा एक और सवाल, एक और सवाल छोटा सा, इसमें ज़िमनी सवाल ले लें, फिर साकिब साहब ने आना है। ये जो जश्न मनाया गया, एक मुआहिदा हो गया, 20 ममालिक ने साइन कर दिए, हमारे वज़ीर आज़म साहब ने भी बड़ा उस पर अप्रिशिएट किया ट्रंप साहब को, लेकिन आज 64 लोग शहीद हो गए हैं। फिर कोई उस मुआहिदे के बाद ऐसा दिन नहीं है जब फ़लस्तीन में शहादतें नहीं हो रही। तो ये मुआहिदा था या हम सब के लिए कुछ और था? हजूर यही तो अर्ज कर रहे हैं, मौलाना साहब का मौक़िफ़ यही है। मौलाना साहब का मौक़िफ़ यही है कि यह खारजा पॉलिसी जो आपने बनाई है, कहाँ बैठ के बनाई है, किसने आपको दी है, किस तरह आप चल पड़े हैं, किस तरह आप जाके उस ट्रंप को जिसने 70,000 लोगों को शहीद किया है, उसकी क़यादत में सब कुछ हुआ है, उसकी सरपरस्ती में हुआ है, और आपने जाके किससे पूछ के आपने ऐलान किया कि इसको जनाब अमन का नोबेल इनाम मिलना चाहिए, और फिर अब आपने उसको सैल्यूट मारा। पूरी पाकिस्तानी कौम का सर झुक गया इस बात पे कि आपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। ये वो गुस्सा है मौलाना साहब का, यही वो बात है। राणा साहब वहाँ पे सबसे खूबी की बात निकलवा लेते हैं, आज तक किसने नहीं निकलवाई। यही वो गुस्सा है, यही वो बात है कि कहाँ है असेंबलियाँ, असेंबलियाँ के अंदर क्यों डिस्कस नहीं हुई, ये हमारी खारजा पॉलिसी पे असेंबली में क्यों बहस नहीं हुई। ये वो बुनियादी चीजें हैं जो कुछ हमने अफगानिस्तान के साथ आज कर रहे हैं, उसकी पॉलिसी आपके सामने है। क्यों, कौन जवाब देगा इसका कि जो बच्चा कल मेरी गोद में था, मैंने उसे पाला, मैंने बड़ा किया, कोई मदर ऑफ द तालिबान थी, कोई फादर ऑफ द तालिबान थे, आज वो बच्चा दुश्मनों की गोद में कैसे चला गया, हमारी पॉलिसियां कहाँ गलत हुई, इस पर तो कोई बात नहीं कर रहा है। दहशतगर्दी का रूप है। तो इन सारे मसाइल पे मौलाना साहब का मौक़िफ़ यही है कि हमारी असेंबलियां जो है बिल्कुल बेकार हो चुकी हैं, असेंबलियां अपना किरदार अदा नहीं कर रही हैं, या असेंबलियों को इस काबिल ही नहीं समझा जाता कि उनसे कोई बात पूछी जाए। तो ऐसी असेंबलियों को उन्होंने कहा था कि मैं अपने फैसले अपने उसके ठोकर पे रखता हूँ। साकिब साहब,
गौरी साहब ये बताइएगा कि जो आप शुरू में कह रहे थे कि जो तनकीद हो रही है वो तस्वीर वाली बात, तो वो ठीक आपने करेक्ट कर दी कि वो गलत जो है वो तस्वीर वायरल की जा रही है। लेकिन हमने एक देखा कि जब ये केपी सीएम के इलेक्शन थे, उनके इलेक्शन हुआ तो उस शाम को एहसन इकबाल साहब और दीगर वज़रा मौलाना साहब से मिले, और मिलने के बाद JUI का एक प्रेस रिलीज जारी हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि गैर आइनी इकदाम हुआ है सारा कुछ जो आपने कहा। तो उससे ये तासुर मिला कि शायद बिल्कुल आप फ्रंट फुट पे खेल रहे थे। इससे कबल कामरान मुर्तज़ा साहब कह चुके थे कि हाथ से दिया हुआ रिज़ाइन एक्सेप्ट हो, देते ही एक्सेप्ट तसव्वुर होता है। उसके बाद नून लीग के बाकी माहिरीन कानून सारे कह रहे थे। तो कौन सा ऐसा पॉइंट था जिस पे JUI ने ये डिसाइड किया कि हम फ्रंट फुट पे हम जो है वो खेलेंगे या हम जो है वो वज़ीर आला के लिए लड़ेंगे, या इस तरह जो आपने गैर आइनी कहा उस सारे जिसको बाद में अदालत ने उसको दुरुस्त करार दिया? हजूर, यही तो मैंने अर्ज किया है कि हमें लोगों ने यही मशवरे दिए कि ये गैर आइनी काम हुआ है। यही जो मुसद्दीक का वफद आया, आला सतही वफद था, आखिर हुकूमत में बैठे हुए हैं, बस लॉ मिनिस्टर है उनके पास, वो कला की एक बड़ी लंबी टीम है उनके पास, उन्होंने भी हमें यही मशवरा दिया कि ये इस वक्त गलत हुआ है। तो चूंकि JUI सबसे बड़ी पार्टी है KPK में, इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन ने नॉमिनेशन की है, नई नॉमिनेशन के तहत सबसे बड़ी पार्टी JUI, तो फिर हमारा जो कैंडिडेट था वो चला गया और उसने जाके अदालत से यही कहा है कि ये गैर आइनी है। अदालत ने कहा आइनी है तो हम खामोश हो गए। ये तो मेरा राइट था हजूर, ये मेरा कानूनी राइट था, आईनी राइट था, मेरा हक बनता था कि मैं पूछूं। इसमें तो कोई जुर्म तो नहीं किया हमने। ठीक है असलम गौरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। प्रोग्राम खत्म हो गया। मुझे राना अजीम साहब को, साकिब बशीर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।